कभी सोचा है कि क्या एक प्राचीन कविता में ब्रह्मांड का कोई गहरा राज छिपा हो सकता है? क्या सदियों पहले लिखे गए कुछ छंदों में हमारे पृथ्वी से सूरज की दूरी का एकदम सटीक हिसाब मिल सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो विश्वास और विज्ञान के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देता है, और आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। तो ये पूरा रहस्य इन पंक्तियों में छिपा है। ये हनुमान चालीसा से ली गई हैं, एक ऐसा भक्ति भजन जिसे भारत में करोड़ों लोग रोज पढ़ते हैं और पूछते हैं। कहानी तो ये है कि बालक हनुमान ने भानु यानी सूरज को एक मीठा फल समझ लिया और उसे निगलने के लिए एक लंबी छलांग लगा दी। पर इन शब्दों में एक दूरी का जिक्र है, जुग सहस्त्र योजन। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पोएटिक एक्सप्रेशन है या फिर इसमें कुछ और भी है। और यहीं से बात एकदम हैरान करने वाली हो जाती है। दावा ये किया जाता है कि 16वीं सदी का ये भक्ति गीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसमें पृथ्वी और सूरज के बीच की सटीक दूरी का एक कोड छिपा हुआ है। सोचिए, सैकड़ों साल पहले लिखा गया, बिना किसी टेलीस्कोप या मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। सवाल तो मन में उठता ही है, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? इस अविश्वसनीय दावे की सच्चाई जानने के लिए हमें एक तरह से एक एंशिएंट कोड को क्रैक करना होगा, और इसकी चाबी 3 संस्कृत शब्दों में छिपी है, युग, सहस्र और योजन। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला शब्द है युग। हिंदू कॉस्मोलॉजी में ये समय की एक बहुत बड़ी इकाई है, मतलब एक पूरा का पूरा काल। इस कैलकुलेशन के लिए जिस इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एक युग को 12,000 दिव्य वर्ष माना गया है। ये देवताओं के लिए समय का एक माप है, जो हम इंसानों के सालों से बहुत अलग है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है। युग की सही लंबाई क्या है, इस पर पुराने ग्रंथों में बहुत बहस है। कुछ ग्रंथ इसे 4,32,000 साल या उससे भी ज्यादा मानते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरी कैलकुलेशन है वो एक खास तरह की व्याख्या पर आधारित है। हम इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक खास चाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा अगला सुराग बहुत ही सीधा साधा है, सहस्र। ये एक सिंपल संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है 1000। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस एक सीधा सा नंबर। और हमारे कोड का आखिरी हिस्सा है योजन, जो दूरी नापने की एक प्राचीन भारतीय इकाई है। युग की तरह ही इसकी भी सही लंबाई पर बहस होती है, लेकिन इस कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए हम एक योजन को लगभग 8 मील के बराबर मानकर चलेंगे। तो अब हमारे पास कोड के तीनों हिस्से हैं, युग, सहस्र और योजन। अब वक्त है थोड़ा गणित करने का। चलिए इन प्राचीन इकाइयों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती हैं। कविता में कहा गया है जुग सहस्त्र योजन, तो हमें बस यही करना है। हम युग यानी 12,000 को सहस्त्र यानी 1,000 से गुणा करते हैं, और फिर जो जवाब आता है उसे योजन यानी 8 मील से गुणा करते हैं। है ना एकदम सीधी सी कैलकुलेशन। और गुणा करने पर हमें ये नंबर मिलता है 9,60,00,000 मील। ये एक बहुत बहुत बड़ी दूरी है, लेकिन आज की साइंस से इसकी तुलना करने के लिए हमें इसे किलोमीटर में बदलना होगा। और किलोमीटर में बदलने पर यह नंबर हो जाता है 15,36,00,000 किलोमीटर। इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। तो एक तरफ एक प्राचीन कविता हमें एक नंबर देती है, लेकिन मॉडर्न साइंस इस दूरी तक आखिर पहुंचा कैसे? देखिए, ये कोई एक रात की खोज नहीं थी। ये सदियों की कड़ी मेहनत, जीनियस दिमागों और दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सहयोग की कहानी है। इस एक नंबर को खोजने में सदियां लग गईं। 17वीं सदी में केपलर जैसे महान एस्ट्रोनॉमर्स ने ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश की। बाद में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के पैरेलैक्स का इस्तेमाल करके दूरी का अंदाजा लगाया। फिर 18वीं सदी में तो दुनिया भर के देशों ने शुक्र ग्रह के पारगमन को देखने के लिए अभियान भेजे। ये एक ग्लोबल साइंटिफिक एफर्ट था। और आज हम सैटेलाइट और रडार का इस्तेमाल करके लेजर जैसी सटीक माप करते हैं। ये वाकई में इंसान की जिज्ञासा और मेहनत का एक लंबा, मुश्किल सफर रहा है। और अब वो पल आ गया है। एक तरफ है 16वीं सदी की एक कविता और उसका प्राचीन कोड, और दूसरी तरफ है सदियों की वैज्ञानिक खोज, ग्लोबल मिशंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी। चलिए इन दोनों नंबर्स को आमने सामने रखते हैं। ये रहे वो नंबर्स। हनुमान चालीसा की कैलकुलेशन 15.36 करोड़ किलोमीटर्स, और नासा के हिसाब से
आज का मॉडर्न साइंटिफिक डेटा लगभग 15.2 करोड़ किलोमीटर्स। बस इन दोनों को देखिए, ये हैरान करने वाली हद तक करीब हैं। मतलब कितना करीब? दोनों नंबर्स के बीच का जो अंतर है वो सिर्फ लगभग 1% है। एक प्राचीन भक्ति कविता एक वैज्ञानिक माप के 1% के अंदर आती है, जिसे हासिल करने में हमें सदियां लग गईं। ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो फिर इसका क्या मतलब निकालें? ये कैसे मुमकिन है? क्या ये सिर्फ एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, मतलब नंबर्स का एक अजीब सा खेल, या फिर ये किसी और गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा है? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये कविता कोई साइंटिफिक किताब नहीं है। ये 16वीं सदी का एक भक्ति गीत है जिसे आम लोगों के लिए लिखा गया था। और याद रखिए, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन युग और योजन के लिए कुछ खास मान चुनने पर टिकी है, जिनकी दूसरी व्याख्याएं भी मौजूद हैं। अगर हम उन वैल्यूज को बदल दें तो पूरी कैलकुलेशन बिखर जाती है। तो आखिर में हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये एक हैरत अंगेज संयोग है, या फिर पुराने ज्ञान की कोई भूली बिसरी झलक जो एक भक्ति गीत में छिप गई? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमें विश्वास, विज्ञान और इस संभावना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारे पूर्वज ब्रह्मांड के बारे में उससे कहीं ज्यादा जानते थे जितना हम आज सोचते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत दिलचस्प है। Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations.